पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा कोई ख़ास तो नहीं, लेकिन फिर भी कहानी आज की अच्छी थी। मैं सुनाती हूँ कि आज की कहानी क्या थी। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में जो पहला दृश्य है, पहला सीन है, उसमें पुष्पा और दीप्ति आपस में बात कर रही हैं। दीप्ति पुष्पा से कहती है कि धीरे धीरे अपने घर की सभी समस्याएं सॉल्व होते जा रही हैं। और अश्विन की समस्या भी सॉल्व हो गई। अब मम्मी भी चौल में आने के लिए मान गई है। बस एक राशि है जो अभी तक अपने घर नहीं लौटी है। आगे दीप्ति पुष्पा से कहती है कि मम्मी, जब राशि लौट लौट कर आपके पास आना चाह रही थी तो आपने उसे क्यों नहीं आने दिया। तो पुष्पा कहती है कि नहीं दीप्ति, मैं चाहती हूँ कि वो दिलीप का पहले असली रूप देख ले, तब मेरे पास लौटे। अगर वो दिलीप का असली रूप देख लेगी और तब मेरे पास लौटेगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वो कभी भी दिलीप के पास जाना नहीं चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ बापोद्रा भी कहीं ना कहीं दिलीप को चौल से निकालने का प्लान बना रहा है। वो सुशीला से कहता है कि इस बार चाहे जो भी हो जाए, मैं इस दिलीप को नहीं छोड़ूंगा, उसे इस चौल से बाहर निकाल कर रहूंगा। बहुत इसने अपने खेल खेल लिया, दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। पुष्पा तो इसे निकालने के लिए कुछ कर नहीं पा रही है, अब मैं ही करूंगा। इसने अब धर्मराय धन के शकल के पीछे जो अपना दिलीप का रूप छिपा रखा है, फ्रॉड का रूप छिपा रखा है, उसे मैं पूरे चौल वालों के सामने तो क्या पूरी दुनिया के सामने रहूंगा। और फिर देखना कि ये कैसे इस चौल को नहीं छोड़कर जाता है, ये तो सीधा जेल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर कहीं ना कहीं सुशीला थोड़ा घबरा भी जाती है। उसके बाद बापोद्रा सीधे दिलीप के घर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है जोर जोर से। तो अंदर से राशि निकल कर आती है। वो राशि से कहता है बुला अपने बाप को। तो राशि कहती है काका, आप पापा का नाम ठीक से लो। शोर सुनकर दिलीप खुद बाहर आता है और देखता है कि बापोद्रा राशि से उसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन बापोद्रा को गुस्सा में देखकर दिलीप खुद उससे पूछता है कि क्या बात है, क्यों तू इतना भड़का हुआ है। इस पर बापोद्रा कहता है कि मैं तुझसे हिसाब किताब पूरा करने आया हूँ। मेरी बेटी की शादी अपने बेटा के लिए तोड़ के तू चैन की नींद सो रहा है। तू खुद दो दो बेटी का बाप है और तूने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। तूने जो कर्म किया है ना मेरी बेटी के साथ, अब तुझे मैं चैन से नहीं जीने दूंगा। उसके बाद काफी देर तक बापोद्रा और दिलीप के बीच में ताना तानी चलती है। कई बार दिलीप बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने हाथ की मुट्ठी को गुस्से में बांधता है, लेकिन अपने गुस्से को बाहर नहीं निकलने देता है, क्योंकि पूरे चौल वाले तो सामने हैं ही। उसके साथ साथ पुष्पा और दीप्ति भी बगल में ही खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राशि वहां पर खड़ी है। दिलीप किसी भी तरीके से अपने क्रोध पे काबू रखना चाहता है। वो मुट्ठी भींच लेता है और चाहता है कि किसी भी तरीके से उसका गुस्सा राशि के सामने ना आए, और इसमें वो सफल भी हो जाता है। यानी कि काफ़ी देर तक बापोद्रा और दिलीप के बीच में बहस चलती है। कई बार बापोद्रा दिलीप का कॉलर भी पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी दिलीप अपने गुस्से पे काबू कर लेता है। और फिर वो अंत में राशि को लेकर अंदर रूम में चला जाता है, अंदर घर में चला जाता है। और राशि इस बात से बहुत खुश होती है कि मेरे पापा ने कहीं ना कहीं गुस्सा नहीं किया। आगे की सीन में अब दिखाया गया है कि एक व्यक्ति आकर वसुंधरा रायधन को कहता है कि मैडम, कनाडा की जो पुलिस है उसने धर्म सर का पूरा केस इंडियन पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। इस पर मानसी घबरा जाती है और वो अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी अब क्या होगा। उस पर वसुंधरा कहती है कि क्या होगा, अब हम दोनों की ज़िंदगी फिर से 15 साल पुराने ज़िंदगी के जैसी होगी। हमें धर्म के बिना जीना सीख लेना होगा। इस पर मानसी कहती है कि हाँ मम्मी, हमें पापा के बिना जीना सीखना होगा। पापा ने काम ही ऐसा किया है। अब इसी बात को इंडिया में सूरी जो है दिलीप को आकर बताता है कि आपके सारे केस को कनाडा गवर्नमेंट ने इंडियन पुलिस अथॉरिटी को दे दिया है और अब आपका जो यहाँ है इस जो केस चल रहा है उसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता है। इस बात को सुनकर दिलीप भड़क जाता है और ऐसा भड़कता है कि वो सूरी के का भी कॉलर पकड़ लेता है और सूरी को समझ में नहीं आता है, वो उसे धक्का देने लगता है। दिलीप का इतना गुस्सा पहले राशि ने कभी नहीं देखा था।
उन उसके इस गुस्सा से राशि काफ़ी आहत होती है। फ्रेंड्स, अब आगे का दृश्य बहुत ही मज़ेदार है। वो जो टेक्सटाइल कॉलेज है ना, वहाँ पर एक सेमिनार हो रहा है और वहाँ वीरेंद्र सेतलवाड़ जो है ट्रस्टी, वो आने वाला है। पुष्पा एक जुगाड़ करती है। वो सोचती है कि किसी भी कीमत पे वीरेंद्र सेतलवाड़ तो मेरा एडमिशन होने ही नहीं देगा। तो वो नानावटी सर के साथ एक जुगाड़ भिड़ाती है और वो चुपके से नानावटी सर के साथ उस सेमिनार में पहुंच जाती है। हालांकि नानावटी सर को काफ़ी डर लगा हुआ है कि पता नहीं पुष्पा जी यहाँ क्या करने वाली हैं और वो भी वीरेंद्र सेतलवाड़ के साथ ये क्या करेंगी। और पुष्पा जो है ये बात नानावटी सर को खोल भी नहीं रही है। वो सीधा नानावटी सर के साथ सेमिनार में पहुंचती है और सेमिनार में वो नानावटी सर से बस इतना ही कहती है कि सर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि आपके मान सम्मान पे कोई आँच आएगी। और नानावटी सर के साथ पुष्पा जो है वो भीड़ में जो पब्लिक बैठी हुई है, ऑडियंस बैठी हुई है, उसमें चुपचाप बैठ जाती है। कुछ देर के बाद वीरेंद्र सेतलवाड़ आता है और काफ़ी उसे रिस्पेक्ट मिलता है, उसे फूल माला दी जाती है। लोग तालियों की गड़गड़ाहट से उसका सम्मान करते हैं और फिर वो अपना लंबा चौड़ा वहाँ पे भाषण देता है। चूँकि यहाँ पर वो आया हुआ है महिलाओं को सम्मानित करने के लिए, उन महिलाओं को जिन्होंने देश और समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है। उसी समय पत्रकार लोग कई प्रकार के उससे सवाल करते हैं और तब एक पत्रकार उससे सवाल करता है कि सर ऐसी क्या बात है कि आप अपने व्यापार में ज़्यादातर महिलाओं को ही रखे हैं, क्या आपको पुरुषों से कोई दिक्कत है? तो इस पर वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि नहीं, मुझे किसी भी पुरुष या भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं के पास जो कुशाग्र बुद्धि होती है और महिलाओं के पास जो मल्टीटास्क करने का जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं पुरुषों में नहीं होता है। और इसलिए मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ और इसलिए मैं अपने व्यापार में ही मैं भी उनको ही ज़्यादा रखता हूँ। ये सब सुनकर पुष्पा को लगता है कि ये कितना बड़ा ढोंगी है। उसके बाद नानावटी सर को भी लगता है कि जिस प्रकार से वीरेंद्र सेतलवाड़ कह रहा है यहाँ पर लोगों के बीच में, सही मायने में ये बहुत बड़ा ढोंगी है। उसके बाद पुष्पा एक चाल चलती है। वो अपने बगल में खड़ी एक महिला पत्रकार को कहती है कि मैडम, क्या आप वीरेंद्र सर से ये सवाल पूछेंगी कि उनका गुरु कौन है, वो जो आज व्यापार में तरक्की कर रहे हैं, क्या उनका भी कोई आदर्श है? और पुष्पा के कहने पर वो महिला पत्रकार ये सवाल वीरेंद्र सेतलवाड़ से करती है। तो वीरेंद्र सेतलवाड़ कहता है कि हाँ, मेरे गुरु हैं कांजी रांदेयार और हाल ही में मैंने उनका मूर्ति बनवाया। उनके 75वीं जन्म दिवस पर उनकी बेटी के हाथों उनकी मूर्ति का अनावरण किया और उन साथ ही साथ मैंने एक चौक भी उनके नाम से बनवाया है। तभी नानावटी सर उस पत्रकार से माइक ले लेते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि तब तो फिर आज आपको बहुत खुशी होगी कि आज इस सेमिनार में उनकी बेटी पुष्पा भी यहाँ हाजिर है। पुष्पा का नाम सुनते ही वीरेंद्र सेतलवाड़ का चेहरा लाल हो जाता है और वो सोचता है कि वो यहाँ इस सेमिनार में कैसे आ गई। उसके बाद पूरी की पूरी पब्लिक पुष्पा को देखने लगती है। पुष्पा को वहाँ पर बुलाया जाता है। नानावटी सर कहते हैं कि पुष्पा जी, आप यहाँ पे आइए और अपने पिताजी के बारे में भी कुछ बताइए। पुष्पा से वीरेंद्र सेतलवाड़ की जब आंखें मिलती है तो उसे पुष्पा का दिया हुआ चुनौती याद आ जाता है, जो चुनौती पुष्पा ने उन्हें पाटन में दिया था, रनकी में, कि मैं अपने पिताजी का बदला लूँगी आपसे और आपके पूरे व्यापार को मैं गिरा दूँगी, मैं यहाँ के हर एक कारीगर को काम दूँगी और आपने जो मेरे पिताजी के साथ विश्वासघात किया है वो सब सामने आ जाएगा। ये सारी बातें वीरेन के दिमाग में चलने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड की कहानी बस यहीं तक थी। अब तो वीरेंद्र सेतलवाड़ और पुष्पा का सामना हो ही चुका है और मेरा ख्याल है कि पुष्पा को एडमिशन उस कॉलेज में ज़रूर मिल जाएगा, उस टेक्सटाइल कॉलेज में। वीरेंद्र सेतलवाड़ बीच में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो अब आगे क्या दिखाया जाएगा? तो आगे के प्रोमो में बार बार वही सीन दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, कि बुलडोजर लेकर दिलीप आता है और बापोद्रा चावल को तोड़ने के लिए प्रयास करता है। राशि अपने फादर के सामने आती है और तोड़ने से मना करती है। बस यही जो लगातार प्रोमो आ रहा है वही अगले दिन के सीन में दिखाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले एपिसोड में मैं फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।